नमस्कार। वक्त बात में दम का है। मैं हूं राजेश कुमार। 10 नवंबर 2025 समय लगभग 6:52 दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है। शुरुआती वक्त में घटना छोटी समझ में आती है, लेकिन लाल किले के करीब 300 मीटर में हुए ब्लास्ट से आसपास के इलाके तक हिल जाते हैं और उसके बाद जो भयावह तस्वीर सामने आती है, चीख पुकार, कई गाड़ियों के साथ साथ इंसानी जिस्म के परखच्चे उड़ जाते हैं और फिर सवालों की झड़ी लगनी शुरू हो जाती है और सवाल कई उठने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है उस जगह पे यह ब्लास्ट होना और लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए भीषण विस्फोट से 13 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। जांच एजेंसियां इसे आतंकी साजिश मान रही हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों का नाम सामने आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान तक से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इन धमाकों का संबंध पुलवामा से, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश से मिला। फिलहाल पुख्ता जानकारी अभी आना बाकी है, यानी आधिकारिक तौर पे यह बताना बाकी है कि यह आतंकी हमला था, इसके पीछे किसका हाथ था, कौन सा वो आतंकी संगठन था और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था या नहीं। लेकिन इस बीच देश की सल्तनत पर आतंकियों की बुरी नजर का डॉक्टर मॉड्यूल कनेक्शन भी सामने आया और राजनीतिक दल इसको इंटेलिजेंस का बड़ा फेल्योर बता रहे हैं और आतंकी घटना की याद प्रधानमंत्री मोदी को दिलाकर यह बता रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर वाले वादे को आखिर क्यों नहीं मोदी सरकार निभा रही। इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और जो भी उसके पीछे हैं उसका पर्दाफाश होगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि प्रधानमंत्री जी वो खुलासा करेंगे, सरकार खुलासा करेगी कि इसके पीछे कौन था, किसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, वो भी राजधानी में और उस जगह जो हमारा प्रतीक है, जहां से हम आजादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं, ऐसी आजादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों की जाना, ये बहुत दुखद है। जहां खुलासा हो और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं, इसके पीछे कौन था और इंटेलिजेंस बार बार क्यों प्रश्न लग जाता है, इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है। कोई चीज इतनी बड़ी आ जाए। ये जम्मू, हरियाणा पुलिस, चाहे गुजरात की पुलिस, इन सब ने बड़ा अच्छा काम किया है। इसका मतलब ये है कि सब इंटरकनेक्टेड है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है अब वितरित हो रही है, मैं मानता हूं उतना, पर क्वेश्चन हुआ कैसे। 360 किलोग्राम एक वितरण हो रहा है, राइफल पाई जा रही हैं, नाइट्रेट, अमोनियम और नाइट्रेट पाया जा रहा है 360 किलोग्राम, नॉट आरडीएक्स। सहारनपुर के पास में क्या कर रहे थे डॉक्टर साहब? सहारनपुर में क्या है? कोई रेडिकल थिंकिंग की एस्टैब्लिशमेंट है क्या? बरेलवी का नाम क्यों आता है इसमें? क्या बात है, क्या कनेक्शन है? ये जो जिस हॉस्पिटल का नाम आया है अल फतह, वो वहाँ पे उनकी वाइफ काम करती हैं, वाइफ की कार में राइफल मिली है, ये क्या कनेक्शन है?
कि वो बहुत अच्छी तरह अंदर कैंसर की तरह फैले हुए हैं और कैंसर को हटाने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है और वही सर्जिकल ऑपरेशन की अब जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने देश को वादा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज फायर किया गया, जब इन्होंने फौज को वापस बुला लिया, कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना हुई तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, यानी कि जंग मानी जाएगी। अब सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से भी घबरा रही है। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या डर है इनको? प्रधानमंत्री देश छोड़ के भूटान चले गए। ऐसा कभी हुआ है कि देश की राजधानी में इतना बड़ा अटैक हुआ हो और एक प्रधानमंत्री किसी का जन्मदिन मनाने के लिए दूसरे देश चले जाएं? ये तो कभी सुना ही नहीं गया। लोग शॉक्ड हैं ये सब देख के। देखिए, ये काम तो सरकारों का देखने का है, क्या कनेक्शन है, ब्लास्ट से किसको फायदा होता है, क्या चुनावी फायदे का रिलेशनशिप ब्लास्ट से है, ये तो सरकार देखेगी। क्यों हो रहा है, सरकार क्यों चुप है, सरकार को बताना चाहिए। देखिए, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में और ऐसी जगह जो हमारी आजादी के आंदोलन का प्रतीक है, लाल किले के पास इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ और उसमें इतने सारे भारतीयों की जान चली गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। खास तौर से उस दिन ये हुआ जिस दिन फरीदाबाद में 3000 किलो के करीब विस्फोटक चीजें बरामद हो रही हैं। 7 महीने पहले अभी पहलगाम का नृशंस आतंकी हमला हुआ था। मुझे लगता है कि इधर उधर की बात ना कर अभी हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है, भारत सरकार ये नहीं बोल रही है आतंकी हमला था या क्या था। मीडिया के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं कि जैश ए मोहम्मद में कोई इन्वॉल्व था या क्या था। मेरा अपना मानना है कि ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए और भूटान जाके वो कह रहे हैं मैं बड़े भारी मन से यहाँ आया हूँ। भाई, आपकी कनपट्टी पर किसी ने कट्टा तो लगाया नहीं था कि आप भूटान गए, आपको देश में रहना चाहिए था और बर्थडे पार्टी मनाने गए। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव में इतने मशगूल थे, दिल्ली पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है, IB उन्हें रिपोर्ट करती है, सीमा सुरक्षा बल उन्हें रिपोर्ट करती है। तो आपके पास क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? क्या आगे एक्शन लिया जाना है? मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव चीज है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करना एक तरफ है, गंभीर सुरक्षा की चूकें हो रही है। तो ये आपने वो प्रतिक्रियाएं सुनी जो अब लगातार इस धमाके के बाद आ रही हैं और विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें संजय सिंह बीजेपी के नेता, रवि प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AK द्विवेदी हैं जो कि पूर्व IPS हैं, VN झा साहब हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, राम गुप्ता जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हमारे साथ आशुतोष अग्निहोत्री जी हैं जो कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही करूंगा। संजय जी, इतना बड़ा धमाका देश की राजधानी में हुआ और उसके बाद चाहे सौरभ भारद्वाज हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, विपक्ष के तमाम दूसरे नेता हो, वो यही कह रहे हैं कि साहब जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है, और जिनकी है वो भूटान चले गए ऐसे मौके पर जब देश में मातम है। जी देखिए राजेश जी, विपक्ष का काम तो हंगामा मचाना है, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, मोदी जी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेंगे। इनको बड़ा आनंद आ रहा है इसको लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं एक बहुत पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ। 6 जनवरी 1948 को, इसका कनेक्शन उसी से मिल जाएगा राजेश जी, मुझे बोलने दीजिएगा। 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल जी लखनऊ आए थे। उन्होंने एक भाषण दिया था और वो राष्ट्रवादी मुस्लिम एक वो बना था, उसमें बोल रहे थे। उन्होंने कहा, देखो भाई, कश्मीर के मुद्दे पे आप बोलते नहीं हो, ये 2 घोड़ों की सवारी नहीं चलेगी और देश के लिए लॉयल्टी आपको शो करनी है। सवाल यही फंसा हुआ है। काश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मान ली होती तो ये संकट ही खत्म हो जाता। बाबा साहब ने कहा था कि सबको भेज दीजिए, उनको रोक लिया गया। जो पाकिस्तान का जो जन्मदाता थे, जो वोटर थे, उनको यहाँ रोक लिया गया। अब सवाल उठता है कि ये हो क्यों रहा है। हम सब जानते हैं इस देश के अंदर जो मॉड्यूल चल रहा है, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, AK द्विवेदी जी भी बैठे हुए हैं, हमारे पुलिस के हेड रहे हैं, बहुत अच्छे अधिकारी रहेंगे, ये जवाब देंगे। सवाल ये है कि ये वैचारिकता है राजेश जी जो मदरसों में पलती है। अब सवाल उठता है, ये जो व्हाइट कॉलर आतंकवादी जुड़ गए हैं, डॉक्टर्स, इन पे तो ट्रस्ट किया जाता है ना।
अब सवाल उठता है ये जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं डॉक्टर के फॉर्म में, तो ये संदेह के घेरे में बहुत बड़ी चीज आ रही है। इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि ये इतने किलो आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट लेके आएंगे, कोई डॉक्टरों पे बिलीव नहीं करता है। तो ये आइडियोलॉजी है राजेश जी। नहीं, लेकिन ये रुकेगा कैसे फिर संजय सिंह जी, ये रुकेगा कैसे? क्योंकि अगर 3000 बात पूरी होने दीजिए। हाँ, जल्दी से सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। ये विचार बीज है जिसने भारत को परेशान किया हुआ है, पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। हमास पर आक्रमण लगातार इजराइल कर रहा है, धुआं बना के उड़ा दिया। लेकिन मैं भी बीबीसी की रिपोर्ट सुन रहा था, जितने हमास के टेररिस्ट मारे गए उतने पैदा हो गए। ये बहुत बड़ा मानवीय संकट है दुनिया के सामने। ये जिहाद बहुत बड़ा मानवीय संकट है। मेहरबानी करके राजनीति बंद कर दीजिए। कहने के लिए बहुत कुछ है। सुप्रिया स्नेहत को मैं सुन रहा था, यही मैडम सोनिया गांधी रात में रो रही थी। वो जो पुलिस का इंस्पेक्टर था उसके लिए एक आंसू नहीं बहाया मैडम सोनिया गांधी ने। वो एक पुलिस अधिकारी की बुक है, उसको पढ़ रहे ये लोग। शर्म आएगी इनको, चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे ये लोग। इस देश के अंदर इन्होंने, मैं एक बात और कह के भी बात समाप्त करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी पूरी यात्रा करके, तो ये मोहब्बत की दुकान वाले आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट क्यों रख रहे हैं? जवाब राहुल गांधी से मुझे चाहिए। ये मोहब्बत की दुकान वालों के पास ये घातक हथियार, ये अमोनियम नाइट्रेट, ये 3000 किलो क्या मोहब्बत को उड़ाने के लिए मिला है? राहुल गांधी से मैं सवाल पूछता हूं। नहीं, राहुल गांधी से सवाल आप पूछिए, लेकिन ये बताइए ये रुकेगा कैसे? अगर चूंकि हरियाणा में अगर ये फरीदाबाद में इतना बड़ा मात्रा में विस्फोटक पकड़ा जाता है, वहां भी आपकी सरकार है। दिल्ली में अगर आके एक कार में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोट हो जाता है, यहाँ पे भी आप लोग हैं, तो फिर ये रुकेगा कैसे? केंद्र में आप, राज्यों में आप, और तब भी अगर आतंकी फल फूल रहे हैं या खुलेआम ये घूम रहे हैं बारूद लेकर, तो ये कौन रोकेगा? राजेश जी, हाँ, देखिए, हमारे मुल्क से शैतान लोग निकल गए थे, उन्होंने एक शैतानी मुल्क बनाया हुआ है। उनके रूट्स यहाँ भी जुड़े हुए हैं। मुझे आज कहने में कोई आपत्ति नहीं इस बात को। उन शैतान मुल्क है हमारे बगल में, उसकी एक फिलॉसफी है, 1000 cuts to bleed। तो जब तक मोदी जी नहीं थे तो 1000 cuts to bleed भारत को हो रहा था। सोनिया गांधी की सरकार में मुंबई ब्लास्ट होता कितने, मैं उस पर पॉलिटिक्स नहीं बात करना चाहता हूं। ये हिंदू सर्वाइवल की बात है, ये नेशन की बात है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दा है। मोदी जी के समय में ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये पहली बार 11 वर्ष की शासन में ये हुआ है। लेकिन मैं उस पुलिस फोर्स को भी नमन करता हूं जिसने 3000 किलो जो बारूद बिल्कुल पकड़ा और कई जगह कई आतंकियों को बिल्कुल इस धमाके से पहले पकड़ा। लेकिन रवि प्रताप जी, संवेदनशील मामला है, क्या ऐसे पे राजनीति होनी चाहिए? यहाँ तो एकजुटता की जरूरत है। राजेश जी कहना चाहता हूँ, इनकी रूट मदरसों से जुड़ी है, जो तालिबान में जैसे पैदा हुए वहां पाकिस्तान के अंदर। ये रूट्स जब तक मदरसों के मौलानाओं पे नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक ये डॉक्टर पैदा होते रहेंगे। नहीं तो नकेल कौन कसेगा सर? कौन कसेगा नकेल? अब ये तो देखिए, मोहब्बत की दुकान वालों को देखना है। नहीं, सरकार अभी मोहब्बत की दुकान केंद्र में नहीं है ना सर, उनकी सरकार। मैं मोहब्बत की दुकान वालों से सवाल पूछता हूँ, वो देश में चाहते क्या है? अमन चैन चाहते हैं या आरएसएस का नाम लेके नाटक बना रहे हैं, या हिंदू नफरत है जो आज भी आशुतोष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। संजय जी, ये हिंदू हेट है, ये हिंदू हेट है। अरे भाई संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, पहला शब्द आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, और आपके शब्दों में सियासत से ही शुरुआत हो गई। आप बैठे हैं ना सरकार में, ये हमारे सर्वाइवल का मामला। अरे भाई सरकार में आप बैठे हैं, ये बहुत बड़ी डिबेट है। क्या डिबेट है? सरकार में आप बैठे हैं, जिम्मेदारी किसकी है? सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। झा साहब के, रवि प्रताप सिंह, राम गुप्ता, इनके बच्चों के भविष्य का सवाल। अरे सवाल आपसे पूछा जाएगा। 3000 किलो 3000 किलो विस्फोटक कैसे आ गया? तो बचेंगे नहीं, नोट कर लीजिए। अरे भाई, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आप कर रहे हैं। सच है राजेश जी, ये जिहाद कड़वा सच है, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। अरे वो उसको छोड़ दो, पॉलिटिकल इस्लाम है, जिहाद है। जी ने कहा ये पॉलिटिकल इस्लाम है ये। अरे भाई जिहाद है, बिल्कुल सही बात है, जिहाद है, बहुत बड़ा जहर है, नासूर है, सब सही है। लेकिन 3000 किलो विस्फोटक हरियाणा आ गया, देश की राजधानी से सटे हरियाणा में 3000 किलो विस्फोटक पहुंच गया। कहां थी सुरक्षा एजेंसियां? क्या कर रहा था आपका तंत्र? बात कर रहे हैं राजेश जी, ये आशुतोष जी सवाल कर रहे हैं। ये आशुतोष जी आपसे सवाल कर रहे हैं। वो अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आशुतोष जी आपसे सवाल कर रहे हैं संजय जी। उस पुलिस फोर्स को
शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने पकड़ा है, बेनकाब किया इन लोगों को। अरे पहुंच गया ना भाई, अरे भाई पहुंच गया फिर वही बात 3000 है, किलो। डॉक्टर है वो। अगर 100 ग्राम, डॉक्टर 200 को ग्राम, कौन चेक 250 करेगा? ग्राम 2 किलो डॉक्टर होता को तो कौन समझ में चेक आता। करेगा? वो तो एक पोस्टर छपा। अरे वहाँ भाई के पोस्टर SSP, छपा ठीक जम्मू है, कश्मीर के। छपा पोस्टर लेकिन निकला नहीं, आतंकवादी, राजेश जी, बिल्कुल मैं सही है, बिल्कुल नहीं सहमत लेकिन हूँ इस बात से। 3000 इसको किलो घुमाइए कहाँ नहीं। से आया होगा सीधी भाई? बात करिए, सीधी बात करिए। और रही बात मोदी जी की, अगर पाकिस्तान का कनेक्शन मिलता है हाँ। तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, आप तय मान लीजिए। कब मिलेगा? पूरे अखबार सब रंगे पड़े हैं, अरे, टीवी ये चैनल चिल्ला मजाक चिल्ला है के क्या कह रहे हैं, आपकी राजनीति? सुरक्षा ये एजेंसियां कह मजाक है रही हैं क्या? जैसे ये मोहम्मद टीवी का हाथ आ रहा है डिबेट उसमें, जाएगा। और उसके अरे बावजूद भी राजेश जी, आपको ये पाकिस्तान मजाक नहीं है दिख क्या? रहा है गुड्डे इसमें। गुड़ियों का खेल है क्या ये? कैसे ये पाकिस्तान गुड्डे गुड़ियों का दिखेगा? खेल है क्या? अरे जांच एजेंसी लगी है, जो जांच एजेंसियों ने ही तो कहा है। इसमें जैसे मौलाना मसूद अजहर की बहन का नाम सामने आ रहा है, उसकी दूसरी बहन का नाम इसमें सामने आ रहा है, ठीक है, यूसुफ हसन की पत्नी का नाम सामने आ रहा है, आतंकी सामने आ गए, विस्फोटक मिल गया। राजेश जी, किसी राष्ट्र पर अटैक करना ऐसा आसान होता है क्या? सॉलिड प्रूफ आने दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सॉलिड एविडेंस मिल जाएंगे, मोदी जी चलिए उसका भी इंतजार करते हैं, ठीक है। और पैनलिस्ट भी है लगातार, सब आप सब बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, लेकिन रवि जी मामला इतना गंभीर है, क्या इस पे भी राजनीति होनी चाहिए? यहाँ तो एकजुटता की जरूरत है ना, आतंकवाद के खिलाफ, इस तरह के हमलों के खिलाफ। इन बेशर्मों से पूछिए। ठीक है जो संजय जी, प्लीज संजय जी, आपकी बात आ गई, मैंने पूरा समय दिया आपको। आरपी सिंह। राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि आज देश इस विषम परिस्थिति में खड़ा है और संजय जी को आज भी राजनीति ही नजर आ रही है। संजय जी कह रहे थे कि 1948 में लखनऊ में आए थे, 1937 का भूल गए, मैं उनसे कहना नहीं चाहूंगा। और उनको पता होना चाहिए कि 89 से पहले हमारे यहाँ JNK में आतंकवाद नहीं था। जब सैयद सलाहुद्दीन पीरी इसने हिजबुल मुजाहिदीन का गठन किया, वो वहीं सुरनकोट का रहने वाला था। मैं तो सेना में रहा हूँ, इसलिए आपको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। उसने जब ये वहां के लोकल लोगों को भड़काना शुरू किया और जब अफगानिस्तान से गए वहां पे रशियन, जब तो वहां से ये जो आपका जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर है, इसने JNK में मुख मोड़ दिया था। अब ये बताइए कि हमने आज इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर हो गया, जहां 3000 किलो आपके पास विस्फोटक मिल रहे हैं, 3.5 क्विंटल करीब अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, और वो भी JNK में नहीं, आ करके आपको सहारनपुर में मिलता है, हरियाणा में मिलता है। और फिर भी आप कहते हैं कि इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं। अगर इसको इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं कहते तो किसको कहेंगे? दूसरी बात देखिए, पार्लियामेंट में अटैक जब उन्होंने किया था तो वाजपेयी जी सेनाओं को लेके गए थे बॉर्डर पे, और 13 महीने हम लोग बॉर्डर पे रहे थे, और 847 लोग फैटल कैजुअलिटी उसमें हुए थे, इंडक्शन और डी इंडक्शन में, जो कि शायद कारगिल में भी 500 कुछ ही थे। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जब अटैक हुआ पठानकोट में, तो हमने उनको बुलाया अपने बेस का विजिट करने के लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए कि जब पुलवामा में हुआ, तो पुलवामा में हो रहा था तो उस समय कितनी गंभीरता प्रधानमंत्री जी दिखाए कि जंगल की सफारी करे थे जिम कार्बेट में जाकर। उसके बाद जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर में ये जान लीजिए कि हम लोग मेसी में थे, तो एक छोटे से DGMO लेवल की बात, बड़े रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं झा साहब, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये निर्णय लेने का अधिकार DGMO के पास नहीं होता है। एक मेजर जनरल पाकिस्तान का DGMO एक लेफ्टिनेंट जनरल को फोन करता है, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी को मामला रेफर होता है, उसके बाद जाकर डिसीजन होता है। तो वो, और उसके बाद भी ट्रंप ने 55 बार जा करके कह दिया कि हमने टैरिफ का डर दिखा के आपको ये सीज फायर कराया, और प्रधानमंत्री जी या कोई भी कैबिनेट का जिम्मेदार व्यक्ति एक बार भी ट्रंप का नाम लेकर के नहीं कहते मैं झूठ बोला। G8 के सम्मेलन में जब ट्रंप गया था तो वहां उसके यहाँ कुछ हुआ तो रात को ही छोड़ के भाग के आ गया। और सबसे बड़ी बात जानती है कि आज प्रधानमंत्री जी भूटान चले गए और इन्होंने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर इज ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वार। अब इनको वो गले की हड्डी बनी है कि हम कहें क्या इस बात पे। सारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट है मंगल ग्रह से आग लोग नहीं किए। हमेशा मोडस ऑपरेंडी अपना आतंकवादी बदलते रहे, कभी बॉर्डर पे करते हैं, कभी रोड पे करते हैं, और कभी कभी अब जब वो लगा कि अब हम पकड़े जा रहे हैं तो वो अब सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर उसमें लॉबीज हो रहे हैं, यानी व्हाइट कलर लोग आ रहे हैं। जब इस तरह के लोग होंगे तो हमारे यहाँ बड़ी परेशानी होगी। अब मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे यहाँ पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, तो जानते हैं हमारे जो 33 देशों में लोग गए थे, एक भी कंट्री ने ज्वाइंट स्टेटमेंट देकर के पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात कि वो मुनीर जिसको फील्ड मार्शल बना दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान एंटी टेररिज्म काउंसिल का यूएनओ में हेड बना दिया गया। उसके बाद देखिए IMF एशियन डेवलपमेंट फंड उसको पैसे से नवाज दिए,
रसिया पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है, उसकी रेल को शुरू कर देता है। पाकिस्तान ने यूएई का 19 साल जो पुराना वीजा था, उस सस्पेंडेड था, उसको बहाल कर देता है। और बताएं कि पीएम एक बार भी ट्रंप का नाम लेकर के नहीं कहते हैं। आज अगर ये हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, वो सस्पेंडेड है, तो ये बताइए कि हमारे, और जानते हैं दिल्ली में अटैक करने का उनको क्या हुआ, और जगह आप अटैक करते हैं तो इंटरनेशनल डोमेन में बात जाती है कि एक टेरर अटैक हो गया, लेकिन जब आप दिल्ली में कहते हैं तो सारे एम्बेसी अपने अपने यहाँ लग जाते हैं और इंटरनेशनल डोमेन में इसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में भारत के प्रधानमंत्री को भारत में होना चाहिए, किसी के बर्थडे पे या भूटान जैसा कोई बहुत बड़ा सेमिनार या मीटिंग नहीं था, उनको रुकना चाहिए था और बड़ी गहराई से जांच करके। रवि जी, बहुत बढ़िया इतिहास बताया आपने, आज सभी खुश होंगे यहाँ, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाए। 2007 भूल गए, मुंबई बम धमाके भूल गए, आपके गृह मंत्री शिवराज पाटिल साहब 3 ड्रेस बदल के आ गए थे। कश्मीर में नासूर बना दिया आपने 1947 के बाद से आज तक। क्या हालत कर दी कश्मीर की? क्या कश्मीर में आतंकवाद था पहले? 90 के दशक में क्या हालत कर दी? केंद्र सरकार के पास में कोई जवाब नहीं था, बात अब कुछ नहीं था। दिल्ली में पहली बार धमाका हुआ, इससे पहले तो कभी धमाका हुआ ही नहीं। तो कब तक सियासत चलती रहेगी? दिल्ली में धमाका नहीं हुआ है। कब तक जिम्मेदारी लेने से राजनीतिक दल बचेंगे? सरकार में कांग्रेस बैठेगी, सरकार में बीजेपी बैठेगी, और देश की जनता जिसके टैक्स पे आकर के आप लोग यहाँ गुलगुले बनाते हो, वो यहाँ मरने के लिए छोड़ देते हो उसको आप। अग्निहोत्री जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि हमने जेएंडके में, ये नहीं कि आप जो कह रहे हैं कि जेएंडके का मुद्दा छोड़ दिया, भाई 370 जब इंप्लीमेंट हुआ तो नेहरू जी यहाँ नहीं थे, वो अमेरिका में थे। और आपने कहा दिल्ली में 19 अक्टूबर 2005 को भी बम धमाका हुआ जब 70 लोग मारे गए, और उसके बाद 7 हमारे जब मारे गए थे सुरक्षाकर्मी 2001 में, तब भी हुआ, और ये आकर के तीसरी बार हुआ। अब आप एक चश्मे से देखते हैं कि हमने कर दिया, हम इसका बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए, और हम राष्ट्र के साथ हैं, सेना के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। सरकार इसमें निर्णय ले कि कड़ी से कड़ी क्या सजा देना है, क्या जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में कंधा मिलाया। हाँ। और आज सरकार को सोचना चाहिए और इसको बहुत कड़ा जवाब देना चाहिए। सांप के फन को कुचलिए, उसको केवल दबा के मत छोड़िए जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया। ठीक है राम गुप्ता जी, क्योंकि कल धमाका होता है और आज इस तरह की प्रतिक्रियाएं आपकी तरफ से भी आने लगती हैं। ये सांप तो आप ही ने पैदा किया, दूध भी आपने पिलाया इस पाकिस्तानी सांप को। ठीक है, ठीक, मैं आऊंगा, अभी 2 और मेहमान है, देखिए सबके पास, मुझे सबको बराबर वक्त दूंगा, लेकिन राम गुप्ता जी ये कह देना अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और 24 घंटे के अंदर, चूंकि अभी सरकार ने भी नहीं कहा कि भाई ये आतंकी हमला है या किसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है या ये किस तरह का है, जांच जारी है, जांच की जा रही है, संभावनाएं कई तरह की हैं। उस बीच ये कह देना कि साहब ये जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं माना, थोड़ा धैर्य तो रखते, पहले उस पर राजनीति शुरू कर दी। राजेश जी, न्यूज 1 इंडिया के इस डिबेट प्रोग्राम को पूरी दुनिया भर में देख रहे सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। कल भारत देश के गौरव, ऐतिहासिक गौरव और दिल्ली का जीतने वाले लाल किले पर जो किया गया आतंकी हमला, उससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के बस का दिल्ली हो या देश हो, उसे संभालने की क्षमता नहीं है। सारी एजेंसियां इनके पास है। जेम्स बॉन्ड नाम के जो अजित डोभाल हैं वो भी इनके पास है, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है। आप क्या, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि ऐसी नापाक व घिनौनी हरकत पाकिस्तानी मच्छरों के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में आकर पहले तो सीज फायर करते हैं और फिर इसके बाद उन्हीं आतंकवादी मच्छरों के साथ क्रिकेट खेलकर इन पाकिस्तानी खूनी मच्छरों का मनोबल बढ़ाते हैं। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ली है, वो भी दिल्ली के दिल में आकर के, उनको भी मौत के घाट उतारा जाना चाहिए कि नहीं उतारा जाना चाहिए? लाल किला हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक के गौरव का प्रतीक है, जिस पर इन आतंकवादी मच्छरों ने हमला किया है। दरअसल पाकिस्तान के साथ, मैं आपको बता दूं राजेश जी, दरअसल पाकिस्तान के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की सेटिंग हो चुकी है, इसलिए ये पाकिस्तान का नाम लेने से बच रहे हैं। क्या नहीं खल रहे हैं? वाह वाह राम गुप्ता जी, कहां से? तो कहा था
कहाँ कि से हर आतंकी हमला गुप्ता जी युद्ध कहाँ माना से जाएगा। आंकड़े निकाल के लाए ये सूत्र? क्यों ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया? जो मन में आए आए भाई साहब अपने बैठ जाते हैं। कहाँ जो से मन ले में आए? आता आप पता है शुरू आप कर क्या देते हैं। बोल रहे हैं इस समय? 1000 किलोमीटर जमीन। अरे नेशन का सुनिए मामला है भाई, ये, हल्के गुप्ता बातें- जी, हल्की बातें ये मत करिए बैठ राजनीतिक के। मंच नहीं है जहाँ पे आप भाषण दें। अरे गुप्ता जी सुनिए, मौका दीजिए अरे प्रधानमंत्री बात जी को। मौका दीजिए, बोलिए, तत्थों के आधार पर बोलिए। ये राजनीतिक भाषण का मंच नहीं है जहां पर आप कुछ भी बोल देंगे। आप पता है क्या बोल रहे हैं? काम करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आग लगे बस्ती में, मोदी अपनी मस्ती में, देश पेन में और मोदी प्लेन में। अरे अपनी पार्टी के नेता को देखो भाई, हमला हो जाता है। अपनी पार्टी के नेता को देखो, सैनिकों से उन्होंने सबूत मांगे थे। सैनिकों से, भारत की सेना से सबूत मांगने वाले आपकी पार्टी के मुखिया थे। मंत्री और ऐसे संवेदनहीन गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा? ये मेरा सवाल नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में देश का नहीं है, देश के साथ खड़ा है। राम चलिए ठीक है, अब हो गया पॉलिटिकल, आपका बातें सबकी आ गई। झा साहब मैं आपके पास भी शुरुआत में इसलिए नहीं आया, और द्विवेदी साहब आपके पास भी मैं चाहता था पहले जो राजनीति इस पे हो रही है पहले उनको सुन लिया जाए, और मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपने धैर्य से दोनों ने आपने पूरा सुना। पहले झा साहब आपसे ही मैं जानूंगा कि ये जो अभी एक नया मॉड्यूल आतंक का आ गया कि जो एमबीबीएस डॉक्टर्स और ये तमाम चीजें हो रही हैं देश में, ये क्या एक नया कोई गिरोह जो है वो एक्टिव आतंक का हो चुका है, एक नया मॉड्यूल आ चुका है, और इस पे रोक कैसे लगेगी? क्योंकि अगर हरियाणा में पकड़ा जा रहा है, दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, यूपी के अलग अलग शहरों में कई आतंकी पकड़े गए, तो यानी अभी कुछ वक्त पहले तो हमने एक बड़ा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर, तब उम्मीद थी कि अब आतंक पे नकेल कसेगी, लेकिन वो कसती हुई नजर नहीं आ रही। राजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से जितने सारे हताहत हुए हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। और जहाँ तक इस घटना की बात आती है तो देखिए, भारत में एक खुली पॉलिटिक्स है, यहाँ पे स्वतंत्रता है, सब लोग जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं और बोलने से झिझकते नहीं हैं। और दुख तब होता है कि जब गलत आंकड़ाओं के साथ गलत बयानबाजी करके वो यहाँ पे भाषण देते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, आतंक का ये कोई नया मामला नहीं है। आतंकवाद उतना ही पुराना है जितना अभी आज की सभ्यता जिसको हम कहते हैं वो है। और ये जो इस्लामिक आतंकवाद की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, इसके अलग अलग विकृत रूप हम लोग दुनिया भर में देख चुके हैं। यहाँ तक कि जब भारत में ये चीज़ें शुरू हुई थी, जैसे अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा था कि 1980s से ये चीज़ें शुरू हुई थी, और वो जो कश्मीर के जो चुनाव में जितनी गलतियां जो वहाँ पे धांधली हुई थी, वो अपने तरह से एक मैनिफेस्टेशन था उसका, लेकिन वो वही खत्म नहीं हो गया। वो वहां से शुरुआत थी उसकी, जिसकी कि हमने विकृत रूप 1990 जनवरी में हमने देखा था। मैं श्रीनगर में पोस्टेड था उन दिनों में, वायुसेना संस्थान में जी। और हमने अपने आसपास के जितने सारे मस्जिद थे वहां से जो लाउड स्पीकर से गाने आ रहे थे वो हमने खुद देखे हैं, अपने कानों से सुने हैं। और ये जो वक्तव्य था, ये जो लाउड स्पीकर से जो स्पीच आता था, ये कोई और नहीं देता था। वहां के मुल्ला, मौलवी, मौलाना, यही लोग वहां पे देते थे। तो इनकी जो एक नेचर है, रेडिकल नेचर, बहुत पहले से रही है। मैंने और मेरे जैसे बहुत सारे जो साथी हमारे होंगे, उन्होंने अपनी आंखों श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में वो देखी है। और आज के दिन की जो बात है, आज के दिन का जम्मू कश्मीर काफी अलग है, लेकिन फिर भी ये जो रेडिकल एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं, ये इसकी रूट कहीं न कहीं वहीं आती है। देखिए, विकृति ये है कि आज के दिन भी जो हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं, इसकी भी रूट वहीं पुलवामा से आ रही है। कहीं कहीं धागे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, पुलवामा, फरीदाबाद, कहीं और हरियाणा, कहीं और। तो ये चीजें वही हैं। और एक चीज हमारे जो पैनलिस्ट ने कहा था, बहुत सटीक कहा था, कि जब तक जो कुरान है वो ऐसे चीजों को जिसमें कि काफिर के ऊपर में आप हमला करके अपना दबदबा बनाते हैं, वो चलता रहेगा, तब तक ये जो रेडिकलिज्म है, ये जो टेररिज्म है, इस्लामिक टेररिज्म खास करके मैं बात कर रहा हूँ, ये दुनिया भर में रहेगी। अभी तो हम लोग सिर्फ
जैश ए मोहम्मद की, या पिछली बार लश्कर तैयबा की और उसके टीआरएफ की, अभी जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन सामने आया है उसकी बात कर रहे हैं। अरे आज के दिन में तो विश्व में 350 से ज्यादा रेडिकल ग्रुप्स हैं, और इसमें से ज्यादातर जो हैं वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो हम की बात कर रहे हैं। अरे अबू सयाफ, अल बद, अल बर्क, अल फरान, अल कायदा के इतने सारे एफिलिएट्स, अल शबाब के इतने सारे एफिलिएट्स, अल अंसार जिसका एक विंग इसमें इन्वॉल्व है, इसके पूरे वर्ल्ड एफिलिएट्स, अल नुसरा, बोको हराम, हमास, हिजबुल्लाह, होती, हकानी, आप नाम लेते जाइए, थक जाइएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अभी दिल्ली में हुआ है ये कोई चीज अलग नहीं है, ये उसी इस्लामिक टेररिज्म का एक रूप है, एक छोटा सा घिनौना रूप है जो हम देख रहे हैं। और एक और चीज हमारे किसी पैनलिस्ट ने जो शुरू किया था वो मैंने अपनी आंखों और मैंने अपने कानों से सुनी है, और वो था कि इन सारे रेडिकल एलिमेंट्स में और जिहाद में कहीं न कहीं जो लोकल ये जो मस्जिद है, जो लोकल मुल्ले हैं, इनका हाथ है। आप याद कीजिए भारत में भी जब हर शुक्रवार को नमाज पढ़ के लोग बाहर निकलते थे, हम अक्सर पत्थरबाजी, हिंसा, आर्सन ये हम देखते आ रहे हैं, ये नई चीज नहीं है। लेकिन आज के दिनों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये ना देखें, और पिछले 10 साल से जैसे ही रुका हुआ था, उसके बाद ये पहली घटना हुई बहुत एक दशक से ज्यादा के बाद, इसलिए हम लोग सब बहुत ज्यादा आहत हैं। लेकिन हम सारे इंडियन को, हम सारे भारतीय को ये एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई अगर हमें तोड़ना चाहता है और उसके बाद ये जहर फैलाना चाहता है तो वो हमें नहीं होने देना चाहिए। और इसलिए हमें इस समय में ये बयानबाजी जो होती है, पॉलिटिकल बयानबाजी, इससे बचना चाहिए और लेट द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी डू देयर जॉब। उन्होंने तो अभी अपना काम शुरू ही किया है, कल देर रात से उन्होंने अपना काम शुरू किया हुआ है। 61 या 64 उन्होंने अपने एग्जिबिट्स कलेक्ट किए हुए हैं, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। अरे हम लोग इतने बेताब क्यों हैं पाकिस्तान के ऊपर में हमला करने के लिए? पहले कम से कम अपना जो फुट है, फुटहोल्ड तो जमा लीजिए कि हम सही फुट पे हैं। और हम जब तक उसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर में स्ट्राइक करें, कोई मतलब नहीं, कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन पहले ये एस्टैब्लिश तो कर लें। द्विवेदी जी, चूंकि हर चौक चौराहे पे हम देखते हैं, खासकर बॉर्डर एरिया पे तो पुलिस लगातार एक्टिव रहती है, तलाशी हर वाहन की ली जाती है, पूरी तरह से प्रशासन एक्टिव रहता है। उसके बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य में, और वो भी देश की राजधानी में, एक गाड़ी आ जाती है, उसमें इतना विस्फोटक, वो ब्लास्ट होता है। क्या ये चूक है, प्रशासनिक चूक, पुलिस की चूक, सुरक्षा की दृष्टि से अगर इस पूरे प्रकरण को देखें? और जो चूंकि गिरफ्तारियां भी हुई, एक अच्छी चीज भी है कि हमने वक्त रहते कई आतंकियों को पकड़ा भी, विस्फोटक भी जब्त किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, दोनों बातें कह दी कि हमारी ये अच्छाई भी है एजेंसीज की, पुलिस की, कि हमने विस्फोटक भी बरामद किए और काफी लोगों को पहले से अरेस्ट भी किए। यहाँ इसी बात को आगे बढ़ाया जा सकता है कि अगर ये विस्फोटक बरामद ना होते और गिरफ्तारियां ना होती तो शायद यही लोग मिल करके देश के कई बड़े शहरों में नहीं कल कुछ और दिनों बाद कोई बड़ी घटना कर देते। तो ये तो अच्छा ही रही। यही बात जैसे कहा जा रहा कि क्या यह चूक है, तो दो नजरिए से देखा जा सकता है। नकारात्मक नजरिए से कहे तो चूक है, सकारात्मक नजरिए से कहे कि अगर पुलिस अलर्ट रहती और ये बच जाता तो अच्छी बात होती। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर पुलिस और अलर्ट रहती और ऐसा इस घटना को रोक लेती तो अच्छा है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि यहाँ डिबेट में या कहीं पर भी कहना आसान होता है, लेकिन जो ग्राउंड पर लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी एजेंसी, कोई भी पुलिस के लोग 365 दिन और प्रत्येक दिन 24 घंटे हरदम सतर्क नहीं रह सकते। जितना अधिक से अधिक सतर्क रहें वो अच्छी बात है। एक दो बात और मैं जो चर्चा सुन रहा हूं उसमें मैं कहना चाहूंगा, जैसे ये कह रहे हैं, अभी कई वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चले गए बर्थडे मनाने, वहां भूटान चले गए। अरे प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं। एक परिवार में, परिवार के मुखिया में वो तमाम चीजों को देखना पड़ता है। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो उसका इलाज भी कराना पड़ता है। परिवार में बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है, उसी दिन एडमिशन भी कराता है। किसी और कार्यक्रम में जाना होता, किसी मित्र के लड़की की शादी होती है, वहां भी जाना पड़ता है।
तो तमाम चीजों को देखना पड़ता है और धीरे धीरे हर चीजों को वो परिवार का मुखिया निर्वाह करता है, देखता है, करता है, कराता है। तो प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं, भूटान से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, और जिस देश के बगल में पाकिस्तान जैसा दुष्ट देश केवल हम लोग नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, थू करते हैं पाकिस्तान के नाम पर, ऐसा दुष्ट देश हो, और जो बगल में हमारा देश है बांग्लादेश है, जिसके जन्म में ही भारत ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके महिलाओं की जो है पाकिस्तान की सेना के लोगों ने बलात्कार किए और अत्याचार किए, लेकिन वो भी वो एहसान भूल करके आज पाकिस्तान के साथ मिल करके जो है भारत विरोधी कार्य में लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियों में भूटान के साथ जो संवेदनशील रिश्ते हैं उसको भी निभाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी इस दृष्टिकोण से गए हैं। प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन मनाने नहीं गए, अब भूटान देश के जो बिल्कुल। चलिए, आपका सर फ्रेम चला गया, अभी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप ही की बात पे मैं आशुतोष जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक कुछ कहना चाह रहे हैं राम गुप्ता जी। राम गुप्ता जी क्या कुछ कह रहे हैं आप? राजेश जी, मैं अभी सुन रहा था आपके गेस्ट पैनल में बैठे हुए साहब को। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। उनसे जरा पूछिए, मैं अपनी आंखों देखी, कल मैं LNJP हॉस्पिटल में था, LNJP हॉस्पिटल से, और मैं उस मौका मुआयने पर भी गया। वहां पर LNJP हॉस्पिटल वालों ने घायलों के परिजनों को और मृतकों के परिजनों को एम्बुलेंस तक नहीं प्रोवाइड करा रहे थे। अब पूछिए जरा इनसे, क्या ये देश यार गजब इंसान हो भाई, मतलब झूठ भी शर्मा जाए आप लोगों के झूठ से, गजब के झूठे इंसान हो भाई आप लोग, तो गजब के मक्का झूठे हो भाई, झूठ भी शर्माने लगे आप लोगों के। कि हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बर्थडे मनाने के लिए विदेश जाने के लिए, अरे इतनी मत गिरे राजनीति में, इतने घटिया स्तर पे मत हालात का जायजा लेकर के उनको व्यवस्था देने के लिए सरकार के पास इतनी ये संवेदनहीनता फैली हुई है। पूछिए, बड़े संवेद बड़े, जरा पूछिए उनसे, गैस के सिलेंडर बेच खाया था, पॉलिटिकल बयानबाजी, पॉलिटिकल बयानबाजी तुम्हारे नेता करते थे। बताइए, 2024 चुनाव के समय पर आपके पहले नेताओं ने ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी को तीसरा टर्म दीजिए, इसके बाद 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। बताइए, मौका दिया तो पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था। अरे तुम तो सरकार गिरा रहे थे, तुम लोग तो सरकार गिरा रहे थे मोदी जी की, कि 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी। क्या यार नाटक बनाते हो बैठ के आप लोग। नहीं, राम गुप्ता जी, क्योंकि देखिए जिस वक्त ये खबर आई हम लोग लगातार एक एक तस्वीर को हमने दिखाया, और राम गुप्ता जी ये कह देना कि एम्बुलेंस नहीं मिली, ये बचकाना हरकत है, क्योंकि हम तमाम तस्वीरों को दिखा रहे थे, वहां पे 10 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्स दिखाई दिया, पुलिस का, एजेंसियों का, एम्बुलेंस का, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसा नहीं था कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आशुतोष जी, इतना संवेदनशील मामला और उस पर इस तरह की ओछी राजनीति होना, वो भी अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उससे पहले इस तरह के बयान आना कि मोदी जी वहां चले गए, ये आतंकी हमला है, पाकिस्तान पे कब हमला करेंगे, ये नहीं होनी चाहिए। एकजुटता यहां पे होनी चाहिए थी पूरे देश में और राजनीतिक दलों में। देखिए राजेश, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पहलगाम में घटना हुई, और उसके बाद में राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने, जितने भी थे, इन लोगों ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया और ये कहा कि नहीं साहब, कब बदला लिया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा। अरे सुनो भाई, अरे आपके पास पता है, क्या पता है आपका ही कोई कार्यकर्ता हो भाई, आपने अपनी गाड़ी दे दी क्या? अरे आप दे देते एक गाड़ी, आप अपनी लिए चले जाते यार। सुन लो ना भाई, सुन लो, सुन लो भाई, सुन लो। मैं भी था वहां, हमारी टीम थी, 10 रिपोर्टर हमारे थे, पूरे मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर थे, किसी को नहीं मिला, तुम्हें मिल गया एक आदमी कहां से? राष्ट्र जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, तुम्हारा चेहरा चमकना चाहिए, तुम्हारी सियासत चमकनी चाहिए। तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने भी तो दिल्ली को, अरे सुनिए भाई, सुनिए, पता है आपकी पार्टी का उदय इसीलिए हुआ था 2012 में कि आप आम आदमी की बातों को सुनेंगे। आप हवा में रसगुल्ले बनाते रहे, आपकी पार्टी के मुखिया ने क्या किया सबको पता है।
और वो रसातल में चले गए। आप सब लोगों के कारण ही चले गए, किसी और के कारण नहीं चले गए। जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुस करके मारा, अरे सुनो भाई, सुनो, अरे गुप्ता जी सुनो यार, सुनो, हमारी पार्टी, हमारी सेना ने जब घुस करके मारा तो आपकी पार्टी के मुखिया ने सेना से सबूत मांगे, ठीक है, आपकी पार्टी ने सेना से सबूत मांगे। आपको सेना के ऊपर विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं, आपको न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं, आपको चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं, आपको देश की मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं, किस पर विश्वास होगा आपको? किस तरीके की बात करते हैं आप? नहीं दिया, इसके बाद इन्होंने क्या किया पूछिए जरा। अरे आपने क्या किया? कहां हैं आप हैं कहीं? आपके मुंह से 40 मिनट की डिबेट में एक बार भी आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश नहीं निकला। आप केवल और केवल सरकार को कोसने में आपने समय निकाल दिया। एक बार अगर आपने कहा होता रवि भाई की तरह कि सरकार के साथ में इस संकट के समय खड़े होकर के दुश्मन को आंख दिखाने की जरूरत है, नहीं निकला ना आपका। पड़ती है कितनी बार जो है नहीं, ये आप रटा भाषण देंगे तो उससे बात नहीं बन पाएगी। लेकिन संजय जी देखिए, आ जाते हैं आप, पता नहीं किस तरीके से आ जाते हैं ना आपके पास में पढ़ने का टाइम है, ना आपके पास समझने का टाइम है, ना आपके पास में सुनने का टाइम है, बस अपनी बात लगाते रहेंगे। कि आज ये जो दिल्ली के लाल किले पर हमला नहीं किया, अरे लाल किले पे हमला नहीं हुआ है, और देशवासियों की, अरे अपनी नॉलेज बढ़ाओ भाई, नॉलेज बढ़ाओ। रवि भाई बताओ इनको कहां से आ गए हैं? आपकी सहयोगी रहे हैं, आपको विरोध में आ गए हैं, सहयोगी रहे आपके। लाल किले पे हमला नहीं हुआ है गुप्ता जी, देश की जनता पे हमला हुआ है। मेट्रो स्टेशन के पास में I-20 में फिदायीन हमला हुआ है। सुन लो भाई, नहीं, ये तो भाषण नहीं, बिल्कुल नहीं। राम गुप्ता जी, ये भाषण दे रहे हैं आपको, ये रैली नहीं है। राम गुप्ता जी, आपको ऐसा लगता है माइंडसेट करके आए कि आपको ये बोलना है, सुनना है ही नहीं। ये सर चुनावी भाषण नहीं देना ना, फैक्ट पे बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। आपको सरकार को घेरना, आप घेरिए, लेकिन तथ्यों के साथ घेरिए ना। मुंह खोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? 50 बार ट्रंप ने दोहराई है ये बात, बताइए। अब आप ट्रंप पे चले गए, ट्रंप को जवाब दे चुके हैं प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, विदेश मंत्री भी। पीछे के क्या कारण है? हम बात कर रहे हैं कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचा, और आप ट्रंप पर उलझ गए। कभी आप ट्रंप पे उलझ जाते हैं, कभी दिल्ली में उलझ जाते हैं, कभी कहीं उलझ जाते हैं। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ वो हमला लाल किले पे हमला नहीं था। गुप्ता जी अब सुन लीजिए। राम सिंह जी सुन लीजिए, केवल आप भाई सुन लो। साफ कहा है कि आप अपने पैसे से एम्बुलेंस मंगाइए, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए, औरों को भी सुन लीजिए। एक मिनट, पहले तो ये समझिए कि ये हमला लाल किले पे नहीं हुआ। ये हमला लाल किले की पार्किंग से निकला और उसके बाद I-20 को आगे ले जाकर के मेट्रो के पिलर के पास में धमाका हुआ। अब वो धमाका फिदायीन था, रिमोट से उड़ाया गया या कार में बैठे ही व्यक्ति ने उड़ा लिया अपने आप को। और एक घटना हुई, 3000 किलो जब पकड़ा जाता है विस्फोटक, उसके ठीक 3 घंटे बाद, 7 घंटे बाद जो धमाका हो रहा है उसके कनेक्शन तो है ही है सीधे सीधे। जब पकड़े गए 7 लोग, उसके बाद में जब डॉक्टर शाहीन नाम की महिला पकड़ी गई, उसके कनेक्शन जैसे मोहम्मद के संस्थापक मोहम्मद मसूद अजहर की बहन, जिसका नाम है मसूद अजहर की जो बहन है सारिया अजहर, ठीक है, इसके साथ में आया। उसके साथ ही यूसुफ अजहर जो कि मारा गया था ऑपरेशन सिंदूर में। भारत की सेना ने घुस करके जब यूसुफ अजहर को मारा, उसकी जो पत्नी है उसके साथ में संबंध मिला, पूरा कनेक्शन जोड़ा। कैसे, किस तरीके से पोस्टर निकला जम्मू कश्मीर में, वहां एसएसपी जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने उस पोस्टर बॉय को पकड़ा, वहां से टीम आती है फरीदाबाद। मैं कह रहा हूं बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, बड़ा फेलियर है। लेकिन द्विवेदी जी ने जो चीज कही, हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर तंत्र का यह फेलियर था कि वो 3000 किलो
विस्फोटक फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा। हाँ। तो उन पुलिस कर्मियों का यह भी साहस था कि उन्होंने पकड़ लिया 3000 किलो, हाँ। 3000 किलो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ। विस्फोटक अगर समय रहते बरामद कर लिया तो हाँ। समझिए कि कितना बिल्कुल, बड़ा बहुत बड़ा एक घटना बच गई। हो बच गई। सकता है हम ना बैठे होते, आप ना बैठे होते, एनसीआर में उसमें 400 जगहों पर धमाका किया जा रवि प्रताप जी कुछ कहना चाहें? रवि ठीक जी। है। देखिए राजेश जी, मैं बिल्कुल अग्निहोत्री जी की बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि इंटेलिजेंस फेल्योर के साथ साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर ये सारे 3000 किलो विस्फोटक और जो अमोनियम नाइट्रेट 3.5 कुंटल जो था, अगर वो उसका यूज हो जाता तो आज 13 नहीं, लगभग हमारे यहाँ 1300 लोग मर चुके होते। वो हमारे आपके भाई भी हो सकते थे, हमारे आपके घर के भी लोग हो सकते थे। और वो शुक्र है, मैं साधुवाद देता हूं अपनी एजेंसियों का कि जिन्होंने समय रहते पकड़ लिया, इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। और देखिए, बिल्कुल मैं 30 साल से ज्यादा सेना के इंटेलिजेंस में रहा हूं और बहुत सी चीजें मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इंडियन ऑफिशियल सेक्रेटरीट की मर्यादा से बंधा हूं, पहली बात। और मेरी पूरी जो सर्विस है वो बॉर्डर पे ही गुजरी है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। राजनीति की जो बात हो रही थी, इस पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने मसूद अजहर को जब कंधार कांड में छोड़ा था तो फिदाई स्क्वाड जैसे मोहम्मद बना के उसने ही शुरू किया और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौतों का कारण बना। लेकिन वो भी एक बात, आज देश ये कह रहा है कि एक इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए और एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चलिए बाहर को छोड़ दीजिए, देश के अंदर में जिस प्रदेश में भी, जहां में भी इस आतंकवादी है, चाहे व्हाइट कलर में हो, ब्लैक कलर में हो, रेड कलर में हो, उनको ढूंढिए, ढूंढ करके सजा दीजिए ताकि देश की इस नागरिक को जो बेचारी बाजार करने जाती है उसको ये दंत न झेलना पड़े। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से सरकार के सारे निर्णय के साथ है और जल्दी नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात की, ये आपने बहुत अच्छी बात की और एक बहुत अच्छी सलाह और एक बहुत अच्छे एडवाइस दी है एक विपक्ष के नाते, एक देश हित में। संजय जी, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट उन्होंने कहा कि भाई देश के भीतर पहले एक सर्च ऑपरेशन चलाइए, दूसरे देश से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले जो भीतर है उनसे निपटा जाए। देखिए राजेश जी, मैं पहले तो आरपी सिंह जी को मतलब दिल से बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से हूं। मेरे घर के बहुत लोग फौज में हैं, बड़े अधिकारी हैं। मैं ग्रेट रिगार्ड इनको पे करना चाहता हूं। हमारी पॉलिटिकल कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, लेकिन एक फौजी होने के नाते आरपी सिंह जी को मैं सैल्यूट करता हूं, उनकी जो भावनाएं उनका रिगार्ड करता हूं। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है देश के सामने। ये आप भी समझ रहे हैं, बहुत बातें नहीं कह सकता हूं मैं क्योंकि मैं बहुत गहराई से सब चीजें जानता हूं। इस्लाम की बहुत डीप स्टडी है मेरे पास में, तो बहुत चीजें नहीं बोल सकता हूं। ये आ जाएगा कि साहब संजय सिंह नफरत फैला रहे हैं टीवी चैनल में बैठ के। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये मानवता के आगे, उसमें जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अच्छे समझदार मुसलमान हैं, जो देश के प्रति अपना राष्ट्र प्रेम का भाव रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसे हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, मुझसे भी अच्छे, बहुत अच्छे होंगे। ब्रिगेडियर उस्मान का मैं नाम लेता हूं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दे दी, जिनको जिन्ना ने कहा था कि आप आ जाइए, मैं आपको पाकिस्तान फौज का जनरल बना दूंगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं, बट देश के ऐसे लोगों को आना पड़ेगा आगे। और ये जो चल रहा है मदरसे, मैं इस बात को कोई हर्ज नहीं है, ये फैक्ट्री है, ये मदरसे से ही बच्चे निकलते हैं, ये डॉक्टर भी नहीं। लेकिन ये देखिए, ये आप ही की जिम्मेदारी है, मदरसे भी सब एक समान नहीं है, ये आप ही की जिम्मेदारी है कि कहां पे गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं, उनको बहुत दिक्कत जाएगी, उनको रोका जाए, प्रयासरत है इसको लेके। क्योंकि ये कह के चलिए डिबेट और बड़ी हो जाएगी। 10 सेकंड रवि जी, 10 सेकंड जल्दी से। ठीक है रवि जी, जल्दी से आखिरी कमेंट, 10 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जो भी मुलविस है उसको ढूंढिए। यहाँ जाति पे बात नहीं होनी चाहिए, ढूंढिए, सर्च करिए, इन्वेस्टिगेट करिए और उनको जमींदोज कर दीजिए ताकि ये रियाया इसको न झेले। बाद में हम निपट लेंगे और अगर उसका निकलता है हाथ तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, जो दे सकते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन फिर दोबारा उसका सर न उठे, आप ऐसी सजा दीजिए कि कोई तीसरा बोल ना पाए। आप राजनीति का आज विषय नहीं है, आज हमें बिल्कुल राजनीति का विषय नहीं है, इस पे एकजुटता जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के